हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री की क्लास नंबर 23 और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर, और हरिहर तथा बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से की थी। यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में। किसने की? दो भाइयों ने, हरिहर एवं बुक्का ने। और किसके आशीर्वाद से? विद्यारण्य नाम के संत के आशीर्वाद से। उसके बाद है हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, और विजयनगर साम्राज्य के जो खंड हैं वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित हैं। और हरिहर तथा बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रतापरुद्र के सामंत थे। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने से पहले ये किसके सामंत थे? वारंगल के काकतीय शासकों के। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य पर क्रम से निम्न वंशों ने शासन किया। तो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हुए। पहला था संगम वंश, दूसरा था सालो वंश, तीसरा था तुलु वंश और चौथा था अराविड़ वंश। जो संगम वंश है उसका इन्होंने अपने पिता के नाम पर ही रखा था नाम, हरिहर तथा बुक्का ने। तो अब हम संगम वंश के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इस वंश का संस्थापक हरिहर प्रथम था। इसने अपनी राजधानी अनेगोंडी को बनाया और इसने होयसल राज्य को अपने राज्य में मिलाया था। उसके बाद है इसके शासनकाल में बहमनी व विजयनगर के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ, और संघर्ष का प्रारंभ बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा रायचूर के किले पर अधिकार करने के बाद प्रारंभ हुआ था। उसके बाद बुक्का प्रथम शासक बने। हरिहर प्रथम के बाद उसका भाई बुक्का प्रथम शासक बना। अभिलेखों में इसे पूर्व, पश्चिम और दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है। बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की और इसने मदुरई को विजयनगर साम्राज्य में मिलाया। अब उसके बाद हरिहर द्वितीय शासक बने। यह विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक था जिसने महाराजाधिराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की। तो विजयनगर साम्राज्य का कौन सा ऐसा शासक था जिसने महाराजाधिराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की? पहला शासक था हरिहर द्वितीय, और इसने राजव्यास या राज वाल्मीकि की उपाधि भी धारण की थी। अब उसके बाद है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकाली, और इटली का जो यात्री था निकोलो कोंटी, वो इसी के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी उसने। तो इटली का यात्री निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के। उसके बाद देवराय द्वितीय शासक बना। यह संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था। तो संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? देवराय द्वितीय। इसे इमाड़ी देवराय भी कहा जाता था। और फारसी राजदूत जिसका नाम अब्दुल रज्जाक या कई जगह पर अब्दुल रज्जाक भी लिखा हुआ है, तो इसी के शासनकाल में विजयनगर आया था। तो अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। इसके अनुसार विजयनगर साम्राज्य में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दिया जाता था। और फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था और उन्हें जागीरें प्रदान की थी। अब उसके बाद है इसने कवि श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि दी। तो कवि श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि किसने दी थी? देवराय द्वितीय ने। अब उसके बाद है एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को गजबेटकर या गजवेटकर, इसका मतलब होता है हाथियों का शिकारी, कहा गया है। इसने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है। अब उसके बाद मल्लिकार्जुन शासक बने। इसे परोढ़ देवराय भी कहा जाता था। इसने बहमनी शासक अलाउद्दीन प्रथम एवं उड़ीसा के गजपति शासक कपिलेश्वर के संयुक्त आक्रमण को विफल किया था। यानी कि मल्लिकार्जुन को के द्वारा बहमनी के शासक अलाउद्दीन प्रथम और कपिलेश्वर का जो उड़ीसा के शासक थे उनकी सेना ने संयुक्त आक्रमण किया था, उसको इसने विफल कर दिया था। यानी कि यह विजयी हुआ था। अब उसके बाद है विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था। अब उसके बाद हम विजयनगर साम्राज्य के नेक्स्ट वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो था सालो वंश। यानी कि विजयनगर साम्राज्य पर जिन 4 वंशों ने
शासन किया था उसमें से पहला था संगम वंश, उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया। अब उसके बाद सालू वंश, फिर उसके बाद हम तीसरा तुलु वंश के बारे में पढ़ेंगे और चौथा है अराविड़ वंश। तो जो दूसरा वंश था वो था सालू वंश। विजयनगर साम्राज्य के दूसरे राजवंश सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंह ने की थी। सालू नरसिंह ने अरब व्यापारियों से अधिक घोड़े आयात करने का प्रोत्साहन दिया था। उसके बाद है इसके सिंहासन पर बैठने के कुछ समय बाद ही उड़ीसा के पुरुषोत्तम गजपति ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया तथा सालू नरसिंह को बंदी बना लिया। बाद में नरसिंह द्वारा मुक्ति की याचना करने पर इसे छोड़ा गया, यानी कि जो ये था सालू नरसिंह, इसे उड़ीसा के शासक ने बंदी बना लिया था और क्षमायाचना करने पर इसको छोड़ दिया गया था। अब उसके बाद है इमादी नरसिंह। यह सालो नरसिंह का पुत्र और उत्तराधिकारी था। तो उस सालो नरसिंह का फिर पुत्र और उत्तराधिकारी कौन हुआ? इमादी नरसिंह। यह अल्पायु था, अतः सालो नरसिंह का सेना नायक नरसा नायक इसका संरक्षक बना। यानी कि जो ये इमादी नरसिंह था ये अल्पायु था, इसकी छोटी आयु का था ये, इसलिए यह शासन की बागडोर नहीं संभाल सकता था। तो इस करके इसके जो पिता थे सालो नरसिंह, उनका जो सेना नायक था नरसा नायक, जिसका नाम था नरसा नायक, यह इसका संरक्षक बना। अवसर पाकर सेना नायक नरसा नायक ने सत्ता हथिया ली और स्वयं शासक बन बैठा। नरसा नायक ने चोल चेर पांड्या और शासकों को हराया, यानी कि उनसे अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमादी नरसिंह की हत्या कर दी। इस प्रकार सालो वंश समाप्त हुआ और वीर नरसिंह ने विजयनगर के तीसरे राजवंश तुलु वंश की स्थापना की। यानी कि सालो वंश में क्या था? सालो नरसिंह ने इसकी स्थापना की। उसके बाद इमादी नरसिंह इसका पुत्र हुआ, लेकिन ये अल्पायु था। तो इसके सेनापति, जो इसके पिता के सेनापति थे नरसा नायक, उसने सत्ता हथिया ली और इस नरसा नायक का जो पुत्र था वीर नरसिंह, उसने इमादी नरसिंह की हत्या कर दी और तीसरे राजवंश की स्थापना की, जो था तुलु वंश। इसका संस्थापक वीर नरसिंह था। वीर नरसिंह ने पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा से उसके द्वारा लाए गए सभी घोड़ों को खरीदने का एक समझौता किया था और इसने अपने राज्य से विवाह कर को हटाकर एक उदार नीति का प्रारंभ किया था वीर नरसिंह ने। इसकी मृत्यु 1509 ईस्वी में हो गई थी। अब उसके बाद है कृष्णदेव राय। तो तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कृष्णदेव राय, जिसका शासनकाल 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक चला। सालू तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। तो कृष्णदेव राय के मंत्री और सेनापति का नाम क्या था? सालू तिम्मा। उसके बाद है बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामे में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। इसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था और इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। अब उसके बाद है कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की है। तो अमुक्तमाल्याद और जाम्बवती कल्याणम की रचना किसने की है? कृष्णदेव राय ने। कौन से साम्राज्य से इनका संबंध है? विजयनगर साम्राज्य के। और कौन से वंश से? तुलु वंश से। ये विजयनगर साम्राज्य के तीसरे वंश तुलु वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। उसके बाद है इसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डुआर्ट बारबोसा एवं डोमिंगो पायस ने विजयनगर की यात्रा की थी। तो पुर्तगाली यात्री डुआर्ट बारबोसा और डोमिंगो पायस किसके शासनकाल में आए थे विजयनगर साम्राज्य में? कृष्णदेव राय के साम्राज्य में। इसने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण की। तो कृष्णदेव राय के द्वारा कौन कौन सी महत्वपूर्ण उपाधियां धारण की गई थी? आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह। इसने नागलपुर नामक नए नगर का निर्माण करवाया और इसने हजारा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी करवाया। उसके बाद है अदोनी का युद्ध। 1509-10 में बिदर के सुल्तान महमूद शाह ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। कृष्णदेव राय ने महमूद शाह की सेना को अदोनी के निकट बुरी तरह हराया। यानी कि अदोनी का युद्ध कब हुआ? 1509-10 में। किस किस के बीच? बिदर के शासक महमूद शाह और कृष्णदेव राय के बीच। इसमें कृष्णदेव राय की जीत हुई, यानी कि इसने बिदर के सुल्तान को हरा दिया था। 1520 तक कृष्णदेव राय ने विजयनगर साम्राज्य के लगभग सभी शत्रुओं को पराजित कर दिया था। उसके बाद है कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में हो गई। नेक्स्ट है सदाशिव राय। यह तुलु वंश का अंतिम शासक था।
इसके शासनकाल में सत्ता मंत्री राम राय के हाथों में चले गई, यानी कि सदाशिव राय जो तीसरा वंश था विजयनगर साम्राज्य का, तुलु वंश उसका अंतिम शासक था, उस इसके समय जो वास्तविक सत्ता थी वो इसके जो इस समय मंत्री था राम राय उसके हाथों में चली गई थी। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे रक्षी तांगड़ी, जिसे राक्षी तांगड़ी या तालीकोटा या बनी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। तो इसके तीन नाम हैं, राक्षी तंगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध या बनी हट्टी का युद्ध। यह युद्ध 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया था और इसी युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। तो विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के कारण हुआ था? रक्षी तांगड़ी का युद्ध या तालीकोटा या बनी हट्टा, ये तीनों नाम है इस युद्ध के लिए, जो कि 1565 में हुआ था 23 जनवरी को। विजयनगर साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर दक्षिण की मुस्लिम सल्तनतें इतनी आशंकित हुई कि उन्होंने आपसी झगड़े को समाप्त करके विजयनगर की शक्ति को समाप्त करने का निर्णय लिया। यानी कि ये रक्षी तांगड़ी का युद्ध इसी कारण हुआ था क्योंकि जो और राजा थे उन्होंने आपसी फूट को त्याग कर विजयनगर को पतन करने यानी कि बर्बाद करने के लिए एक संगठन बनाया। तो इस संगठन में कौन कौन शामिल थे? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। और बराड़ इस संघ में शामिल नहीं था। यानी कि ये चार राज्य थे इस संघ में, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, और बराड़ इस संघ में शामिल नहीं हुआ था। इस संयुक्त मोर्चे ने का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। यानी कि जो ये मोर्चा बनाया इन्होंने विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध एकजुट होकर, इसका नेतृत्व किसने किया? अली आदिल शाह ने। और इस युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया? राम राय ने। युद्ध क्षेत्र में राम राय को घेर कर मार डाला और युद्ध में राम राय की हत्या हुसैन शाह ने की थी। यानी कि विजयनगर की इस युद्ध में हार हुई और राम राय मारा गया। अब उसके बाद राम राय के भाई तिरुमल, राम राय का जो भाई था तिरुमल, वो सदाशिव को लेकर पेनुकोंडा में आ गया और वहीं से शासन करने लगा। अब उसके बाद तिरुमल ने सदाशिव राय को 1570 ईस्वी में उसका सिंहासन छीन लिया और विजयनगर के चौथे वंश अराविड़ वंश की स्थापना की। यानी कि राम राय का जो भाई था तिरुमल, वह सदाशिव राय को पेनुकोंडा में लेकर आया और वहाँ से वो दोनों शासन कर यानी कि वहाँ से शासन शुरू किया। बाद में तिरुमल ने सदाशिव राय को हटाकर खुद शासक बन गया और विजयनगर साम्राज्य के चौथे राजवंश यानी कि अराविड़ वंश की स्थापना की। अराविड़ वंश का संस्थापक कौन था? तिरुमल। किसको अपदस्थ करके? सदाशिव राय को अपदस्थ करके यह शासक बना था। तिरुमल का उत्तराधिकारी रंगद्वितीय हुआ। रंगद्वितीय का उत्तराधिकारी वेंकटद्वितीय हुआ और वेंकटद्वितीय के द्वारा चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाया गया। वेंकटद्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। अब उसके बाद है अराविड़ वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। तो अराविड़ वंश का अंतिम शासक कौन था? रंग थर्ड। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के बारे में। विजयनगर का जो शासन था वो राजतंत्रात्मक था या राजा को राय कहा जाता था और इसे ईश्वर के समतुल्य यानी कि ईश्वर के समान माना जाता था राजा को। विजयनगर के जो राजा थे वो अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारियों का नामजद कर देते थे, यानी कि चुन लेते थे कि मेरे बाद कौन शासक बनेगा। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। अब उसके बाद है रायसम। यह सचिव होता था जो राजा के मौखिक आदेशों को लिपिबद्ध करता था, यानी कि जो राजा के द्वारा बोले गए जो भी आदेश थे उन्हें लिपिबद्ध करना यानी कि लिखकर उनको संग्रहित करना रायसम नाम के अधिकारी का कार्य था। अब उसके बाद उम्बली पद्धति। विजयनगर साम्राज्य में ग्राम के स्तर पर एक भूमि धारण व्यवस्था थी जिसके तहत ग्राम के कुछ विशेष सेवाओं के बदले कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। यानी कि कुछ ऐसी विशेष सुविधाएं यानी कि कुछ विशेष सेवाएं जो राजा गांव के लोगों से प्राप्त करता था, उन सेवाओं के बदले उन्हें उम्बली धरती दी जाती थी। यह उम्बली धरती का मतलब है ऐसी भूमि जिस पर कोई भी कर नहीं लगा। कर मुक्त भूमि को उस समय उम्बली कहा जाता था, जो राजा अपनी किसी विशेष सेवा के बदले लोगों को देते थे इनाम के रूप में। रत या खतकोड़ज्ञ, युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि। यानी कि अगर कोई युद्ध होता और उसमें जो सैनिक मरते हैं तो उनके घर वालों को सम्मान में जो दिया जाता था वो है रथकोड़ज्ञ या खतकोड़ज्ञ नाम से।
अब उसके बाद है कुटग्गी। कुटग्गी का मतलब ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते, किसानों को पट्टे पर दे देते हैं, ऐसी भूमि को कुटग्गी भूमि कहा जाता है। यानी कि जो भूमि पर मालिक खुद फसल न बोकर उसे पट्टे पर दे देता था, ऐसी भूमि को कुटग्गी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे कुद्दी कहलाते थे। अब उसके बाद भंडारवाद ग्राम, ऐसे ग्राम जिनकी भूमि राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती, यानी कि जिन गांवों की जो भूमि थी वो राज्य के सीधे नियंत्रण में होते थे, उसे भंडारवाद ग्राम कहा जाता था। अब उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य का प्रांतीय प्रशासन। तो विजयनगर साम्राज्य जो साम्राज्य प्रांतों में बटा हुआ था, यानी कि जो साम्राज्य था वो अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था। अब उसके बाद जो प्रांत हैं वो मंडलों में बटे हुए थे, यानी कि साम्राज्य किस में बटा, प्रांत में, प्रांत किस में बटे, मंडलों में। अब उसके बाद जो मंडल हैं वो कोट्टम या वलनाडु जिले भी कहा जाता है जिन्हें, तो वो किस में बदले हैं, कोट्टम में। कोट्टम को वलनाडु, वलनाडु को जिला, यानी कि कोट्टम वलनाडु जिले ये एक ही टर्म है। तो जो मंडल हैं उन्हें जिलों में बांटा गया। अब उसके बाद जो जिले हैं उन्हें तहसीलों में बांटा गया, तहसीलों को नाडु भी कहा जाता था और जिलों को वलनाडु। अब उसके बाद जो तहसील हैं यानी कि मेला नाडु मेला ग्रामों में बांटा गया, तहसीलों को गांव के समूहों में बांट दिया गया। ये प्रांतीय प्रशासन था, यानी कि सबसे पहले साम्राज्य के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें प्रांतों में बांट दिया, फिर प्रांतों का मंडल बनाए गए, फिर मंडलों के नाडु बनाए गए, और जो मंडल थे, सॉरी प्रांत के बाद मंडल, मंडल के बाद जिले, जिले बनाए गए, जिले के बाद फिर तहसील बनाई गई, और तहसील के बाद मेला ग्राम यानी कि गांव के समूह बनाए गए। इस प्रकार से प्रांतीय प्रशासन था। और अब उसके बाद है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी वो उर या ग्राम थी विजयनगर साम्राज्य में। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के कर के बारे में, यानी कि टैक्स। साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान ही था। कर कोई लगान या टैक्स, इंग्लिश में टैक्स कहते हैं। तो साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत टैक्स ही था। भूराजस्व दर का दर, भूराजस्व की दर यानी कि टैक्स लेने की दर उपज का 1/6वां भाग थी। कुछ प्रमुख कर थे जो विजयनगर साम्राज्य में लागू किए गए थे, उनके नाम थे कदमई, मगमाई, किन्नकई, कतनम, वरम, भोगम, वारी, पत्तम, इराई और कतायम। ये कुछ प्रमुख कर थे जो विजयनगर साम्राज्य में लागू किए गए थे। अब उसके बाद विवाह जो कर था वो वर और वधु दोनों को दिए से लिया जाता था। नेक्स्ट है वेश्याओं से प्राप्त कर से पुलिस को वेतन दिया जाता था, यानी कि वेश्याओं से प्राप्त आय से ही पुलिस को वेतन दिया जाता था। शिष्ट नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, यानी कि विजयनगर साम्राज्य की आय का प्रमुख स्रोत कौन सा कर था, शिष्ट कर। अब उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य में जो सोने के सिक्के थे उन्हें वराह कहा जाता था या हूण या पैगोड़ा कहा जाता था। ये तीनों इसी के नाम थे जो विजयनगर साम्राज्य के सोने के सिक्के थे। चांदी के सिक्कों को तार कहा जाता था, और जो अन्य सिक्के थे वो थे प्रताप एवं फणम। ये अन्य सिक्के थे, कुछ सोने और चांदी के ये थे। अब उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य में समाज। तो समाज शास्त्रीय परंपराओं पर आधारित था। विजयनगर साम्राज्य में ब्राह्मणों को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे और ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। अब उसके बाद है शतशूद्र। ये वे शूद्र होते थे जिन्होंने ऊंची जाति के लोगों के विशेषाधिकारों को हड़प लिया था, वो शतशूद्र कहलाते थे। और स्त्रियों की दशा सम्मानजनक थी विजयनगर साम्राज्य में। अब उसके बाद दास प्रथा। विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्य के क्रय विक्रय को बेशवाग कहा जाता था। और विजयनगर साम्राज्य एकमात्र साम्राज्य था जिसने विशाल संख्या में स्त्रियों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया हुआ था। तो स्त्रियों को विभिन्न पदों पर नियुक्त करने वाला कौन सा साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य। समाज में प्रताप प्रथा प्रचलित नहीं थी, और विधवाओं की स्थिति भी दयनीय थी, यानी कि कष्टदायक थी, बुरी हालत में थी विधवाओं की स्थिति। समाज में प्रथा प्रथा प्रचलित नहीं थी। विजयनगर साम्राज्य में देवदासी प्रथा प्रचलित थी। देवदासियों को मंदिरों में देव पूजा के लिए रखा जाता था और इन्हें वेतन भी दिया जाता था।
अब उसके बाद सती प्रथा भी प्रचलित थी विजयनगर साम्राज्य में, और जो लिंगायत संप्रदाय था उसकी विधवाओं को जीवित दफना दिया जाता था। अब उसके बाद हम विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर यात्रियों के नाम है, यहाँ पर उनके देशों के नाम है, यहाँ पर वो कब आए और किस शासक के शासनकाल में आए। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे निकोलो कोंटी के बारे में। यह इटली का निवासी था, 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के समय पर आया। अब उसके बाद अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक फारस का यात्री था और यह 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के समय पर आया। अब उसके बाद है नूनीज। नूनीज पुर्तगाल का यात्री था, 1535 ईस्वी में अचूतराय के समय पर विजयनगर साम्राज्य की इसने यात्रा की थी। अब उसके बाद है डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस भी पुर्तगाल का निवासी था। यह कब आया? 1515 में। किसके शासनकाल में? कृष्ण देव राय। और डुआर्ट बारबोसा, यानी कि डोमिंगो पायस और डुआर्ट बारबोसा, ये दोनों कृष्ण देव राय के शासनकाल में आए थे 1515-16 ईस्वी के समय पर। पुर्तगाल के निवासी थे ये दोनों। उसके बाद हैं विजयनगर साम्राज्य से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। विजयनगर साम्राज्य का सैन्य विभाग गदाचार कहलाता था। इस विभाग का उच्च अधिकारी दंड नायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। नेक्स्ट है उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख त्यौहार महानवमी था। और लिपाक्षी कला, यह विजयनगर साम्राज्य की स्वतंत्र चित्रकला शैली थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्वतंत्र चित्रकला शैली का क्या नाम है? लिपाक्षी कला। अब उसके बाद है यक्षिणी शैली। यह विजयनगर साम्राज्य में नृत्य एवं संगीत की मिश्रित शैली थी। तो विजयनगर साम्राज्य में संगीत और नृत्य की मिश्रित शैली का क्या नाम था? यक्षिणी शैली। अब उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। तो मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण या स्थान किस चीज का था? कल्याण मंडपम बनाना। विजयनगर साम्राज्य में बाल विवाह प्रचलित था। कुलीन और राजाओं के लिए बहु विवाह भी प्रचलित था। साम्राज्य में नंदी नागडी लिपि का प्रयोग होता था। और विजयनगर साम्राज्य में कालीकट प्रमुख बंदरगाह था इस समय पर। अब उसके बाद है सोनार की बेटी का युद्ध। यह युद्ध बहमनी शासक फिरोज शाह और विजयनगर साम्राज्य के देवराय प्रथम के बीच में हुआ था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के देवराय प्रथम की हार हुई, यानी कि बहमनी का सुल्तान फिरोज शाह इसमें जीत गया। तो अब विजयनगर साम्राज्य के देवराय प्रथम की हार होने के बाद एक शांति संधि हुई। इस शांति संधि के तहत देवराय प्रथम को अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह के साथ करवाना पड़ा और बांकापुर बहमनी सल्तनत को सौंप दिया गया। यानी कि सोनार की बेटे का युद्ध बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी, बहमनी साम्राज्य की जीत। बहमनी साम्राज्य का शासक था फिरोज शाह और विजयनगर साम्राज्य में उस समय थे देवराय प्रथम के समय पर हुआ था। तो अब युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार देवराय प्रथम की बेटी का विवाह भाई फिरोज शाह के साथ और विजयनगर साम्राज्य वालों को बांकापुर का क्षेत्र भी इन्हें ही देना पड़ा। अब उसके बाद है नंदीतिम, एक तेलुगु कवि थे। विजयनगर साम्राज्य में इन्होंने परिजातारण की रचना की थी। कृष्ण देव राय के अष्टदिग्गजों में से अल्लासी पेद्दाना को आंध्र कविता का पितामह कहा जाता था। तो आंध्र कविता का पितामह किसे कहा जाता था? अल्लासानी पेद्दाना को। ये कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, उनमें से ये एक थे। अब उसके बाद है हरिहर प्रथम ने सवर्ण वरा सिक्कों पर हनुमान एवं गरुड़ की आकृति का अंकन करवाया। नेक्स्ट है सदाशिव राय के सिक्कों पर लक्ष्मी नारायण की आकृतियों का अंकन हुआ था। तुलु वंश के शासकों पर बैल, गरुड़, उमा महेश्वर, वेंकटेश और बालकृष्ण की आकृतियों का अंकन हुआ था। और विजयनगर साम्राज्य में सबसे अधिक निर्यात काली मिर्च का तथा सबसे अधिक आयात घोड़े का होता था। और इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।